हेलो स्टूडेंट्स, मैं अजीज़ बहर आप सभी का अपना वाला यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। इस वीडियो से और यूट्यूब से मेरी जो भी अर्निंग होगी या जो अर्निंग हो रही है उसका 10% गरीब बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करने में किया जाएगा, तो सपोर्ट करते रहिए। तो आज हम 11th क्लास फिजिक्स चैप्टर नंबर 11 थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर का टॉपिक पढ़ेंगे, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। इस टॉपिक को मैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही ईजी वे में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलते रहे। तो क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो देखो, हमें पता है कि अगर हमारे पास हॉट वाटर है या हॉट टी है तो अगर उसे हम टेबल पर रख देते हैं तो वो जो वाटर है और जो टी है वो धीरे धीरे क्या होने लगती है? ठंडी होने लगती है। तो वो जो टी या वाटर कितनी स्पीड में या कितना स्लो ठंडी होगी उसके लिए, उसे समझने के लिए हम एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, हमने एक वेसल ले लिया, उसके अंदर हमने 300 ml वाटर डाल दिया। क्या डाल दिया उसके अंदर? 300 ml वाटर। ये जो वाटर है, ये वाटर हमने कैसा लिया? रूम टेम्परेचर पर वाटर, कि जो रूम का टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर का हमने वाटर ले लिया। इस वाटर के अंदर हमने यहाँ पर एक हमारे पास लीड है, उस लीड के अंदर 2 होल्स थे, उन 2 होल्स में से हमने एक स्टीरियर डाल दिया है और एक थर्मामीटर डाल दिया है, और थर्मामीटर इस वाटर के अंदर डीप होना चाहिए। ठीक है, अब हमने क्या किया, अभी तो ये रूम टेम्परेचर पर है, अब हम इसे धीरे धीरे, अब इसका हमें टेम्परेचर बढ़ाना है, तो टेम्परेचर बढ़ाने के लिए यहाँ पर हम कोई बर्नर वगैरह लगा देंगे और उस बर्नर की हेल्प से इसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे। हमने कंसिडर कर लिया कि सपोज कर जो रूम का टेम्परेचर है, रूम का टेम्परेचर कितना है? T1 हमने कंसिडर कर लिया कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। तो हम बर्नर की हेल्प से इसका टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ाएंगे। हमने कंसिडर कर लिया, हमने बढ़ाते बढ़ाते उसका टेम्परेचर कितना हो गया? T2 की वैल्यू हमने कंसिडर कर ली कितनी हो गई? 40 डिग्री सेल्सियस। तो इसका टेम्परेचर हम बढ़ाते बढ़ाते ले आए कितना? 40 डिग्री सेल्सियस तक। जब इसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेल्सियस हो गया तो हमने यहाँ से इसका बर्नर हटा दिया। तो पहले इनिशियली जो वाटर था, या यूँ कहे जो सराउंडिंग था, सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना था? रूम का टेम्परेचर कितना था? 20 डिग्री सेल्सियस, जिसको हमने T1 से रिप्रेजेंट किया है। और अब ये जो वाटर है इसका टेम्परेचर कितना है? T2 इसकी वैल्यू हमने कंसिडर कर ली कितनी है? 40 डिग्री सेल्सियस। तो जो हमारा वाटर है उसका टेम्परेचर रूम के टेम्परेचर से हाई है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस वाटर को यहाँ से बर्नर हटा दिया तो अब हमारा वाटर फिर से धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा होगा। तो हम एक स्टॉप वॉच लेंगे और स्टॉप वॉच से इसके टेम्परेचर के चेंज को मेज़र करेंगे। हर 1 मिनट के बाद हम देखेंगे कि जो टेम्परेचर है वो कितना डिक्रीज़ हुआ। क्यों डिक्रीज़ होगा? क्योंकि ये वाटर का टेम्परेचर ज़्यादा है और सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है। हमने इसे गर्म कर लिया तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो ये धीरे धीरे क्या होगा? ठंडा होगा। तो कितनी स्पीड से ठंडा हो रहा है, उसका रेट ऑफ कूलिंग क्या है, वो मेज़र करने के लिए हम एक स्टॉप वॉच ले लेंगे। स्टॉप वॉच में हर 1 मिनट के बाद हम देखेंगे कि कितना टेम्परेचर डिक्रीज़ हुआ। तो उसमें जो टेम्परेचर डिफरेंस है, हम ग्राफ बनाएंगे बिटवीन टेम्परेचर डिफरेंस। तो टेम्परेचर डिफरेंस जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे T2 माइनस T1 एंड टाइम T, इन दोनों के लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे। तो जो ग्राफ है हमारा कुछ इस टाइप से बनेगा कि हम एक्स एक्सिस पर क्या रिप्रेजेंट करेंगे? टाइम T इन मिनट्स, और जो हमारा वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस पर हम क्या रिप्रेजेंट करेंगे? डेल्टा T, दैट मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस। तो जो हमारा ग्राफ है वो कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। तो ये जो ग्राफ है, ये ग्राफ हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? ये ग्राफ ये रिप्रेजेंट कर रहा है, कुछ इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो ये जो हमारा ग्राफ है, ये ग्राफ क्या रिप्रेजेंट करता है? ये ग्राफ देखो, ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि यहाँ पर टाइम थोड़ा सा ही आगे बढ़ा, लेकिन जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो बहुत ज़्यादा नीचे चले गया। देखो, ये ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है, मतलब टेम्परेचर डिफरेंस क्या हो रहा है? कम हो रहा है। और धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है, मतलब जो टाइम है वो बढ़ रहा है। तो ये ग्राफ थोड़ा सा आगे गया तो उसके साथ थोड़ा सा नीचे भी गया। तो नीचे गया मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कम हो गया, और आगे गया मतलब टाइम बढ़ा। तो जैसे हमने 1 मिनट के बाद देखा, तो जो कि पहले टेम्परेचर डिफरेंस, अभी टेम्परेचर डिफरेंस कितना है? 20 डिग्री सेल्सियस। हमने 1 मिनट के बाद देखा तो इसका टेम्परेचर डिफरेंस सिर्फ बचा फॉर एग्जांपल 10 डिग्री सेल्सियस, कि जो टेम्परेचर का डिफरेंस है वो क्या हो गया? कम हो गया। क्यों कम होगा?
कि पहले ये 40 डिग्री सेल्सियस पर था, ये धीरे धीरे ठंडा होगा, तो ठंडा होते 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 इसका टेम्परेचर फॉर एग्जांपल कितना हो गया 30 डिग्री सेल्सियस। तो रूम का टेम्परेचर है 20 और इसका 30, तो रूम और इसके टेम्परेचर में डिफरेंस कितना हुआ, सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस का। कि पहले तो डिफरेंस 20 का था, वाटर ठंडा होते गया, अब डिफरेंस वाटर हो गया 30 डिग्री सेल्सियस पर। वाटर कितने डिग्री सेल्सियस पर हो गया, 30 डिग्री सेल्सियस पर। तो अब डिफरेंस कितना बचा, सिर्फ 10 डिग्री सेल्सियस। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो क्या होता जाएगा, कम होते जाएगा। अब देखो अब आगे क्या हो रहा है कि अगर सपोज करो इसे हम 1 मिनट कंसिडर कर ले कि पहले तो इतना सा जब ग्राफ आगे बढ़ा तो इतना सारा नीचे गया। अब अगले उसमें देखो इतना सारा ग्राफ आगे बढ़ गया है और उतना ही नीचे गया। कि पहले तो इतना नीचे जाने में सिर्फ थोड़ा सा ही टाइम लगा था, अब फिर से उतना ही नीचे जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। अब फिर से उतना ही नीचे जाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है कि ग्राफ इतना फिर से उतना ही नीचे गया, लेकिन आगे बहुत ज़्यादा बढ़ गया, आगे बहुत ज़्यादा बढ़ गया मतलब टाइम बहुत ज़्यादा लगा। तो इसमें क्या हो रहा है कि ग्राफ धीरे धीरे नीचे जा रहा है मतलब टेम्परेचर डिफरेंस कम होते जा रहा है, और आगे बढ़ रहा है मतलब टाइम बढ़ते जा रहा है। तो ग्राफ उतना ही पहले भी मतलब पहले 5 डिग्री सेल्सियस कम होने में सिर्फ 1 मिनट लगा, फिर अगला 5 डिग्री सेल्सियस कम होने में 2 मिनट लग गया, फिर अगला 5 डिग्री सेल्सियस कम होने में 5 मिनट लग गए। तो इससे इस ग्राफ से क्या कंक्लूजन निकल रहा है, इस ग्राफ से ये कंक्लूजन निकल रहा है कि जब सराउंडिंग और हमारा जो ऑब्जेक्ट है उसके बीच में टेम्परेचर डिफरेंस बहुत ज़्यादा रहेगा मतलब अगर हमारे पास चाय है वो बहुत ज़्यादा गर्म है, वो बहुत ज़्यादा अगर गर्म है तो बहुत स्पीड से ठंडी होगी। फिर जैसे जैसे वो ठंडी होते जाएगी तो उसका जो ठंडे होने का रेट है वो भी क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। कि सपोज़ करो सराउंडिंग का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस और टी का टेम्परेचर है 50 डिग्री सेल्सियस, तो इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस कितना है 40 डिग्री सेल्सियस। कि ये हमारा टी का टेम्परेचर और ये सराउंडिंग का, तो डिफरेंस कितना है 40। तो इस टाइम पर जो हमारी टी है ये हमारा किसका है, सराउंडिंग का टेम्परेचर, और ये किसका है, टी का टेम्परेचर। तो इस टाइम पर टी बहुत तेज़ी से ठंडी होगी, फिर ठंडे होते होते सपोज करो टी की टेम्परेचर हो गया 20 डिग्री सेल्सियस और सराउंडिंग अभी भी कितना है 10 डिग्री सेल्सियस। अब डिफरेंस सिर्फ कितना बचा 10 डिग्री का, तो अब चाय धीरे धीरे ठंडी होगी। तो जितना ज़्यादा डिफरेंस उतनी स्पीड में क्या होगा, कूलिंग होगा। फिर डिफरेंस जैसे जैसे कम होते जाएगा, तो कूलिंग का टाइम भी क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। कि पहले कम टाइम फिर ज़्यादा टाइम फिर ज़्यादा टाइम। तो ये जो ग्राफ है ये किसके लिए है, कूलिंग बाय रेडिएशन, कि रेडिएशन से कैसे कूलिंग हो रही है। तो इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था, इसके बारे में सबसे पहले न्यूटन ने बताया था, और उस लॉ को ही हम किस नाम से जानते हैं, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग। तो न्यूटन ने क्या कहा, रेट ऑफ कूलिंग को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी की, और उसको यहाँ पर हम लगा देंगे माइनस साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि जो कूलिंग का रेट है वो धीरे धीरे क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। कि उसका ठंडा होने की जो प्रोसेस है वो धीरे धीरे स्लो होती जाएगी। कि पहले बहुत स्पीड से ठंडी होगी, फिर धीरे धीरे ठंडी होगी, फिर और धीरे हो जाएगी, फिर और धीरे हो जाएगी। तो रेट ऑफ कूलिंग जो है वो नेगेटिव, इसलिए यहाँ पर हमने लगा दिया माइनस साइन। तो न्यूटन ने क्या कहा कि जो रेट ऑफ कूलिंग है इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस, कि टेम्परेचर में डिफरेंस जितना ज़्यादा रहेगा कूलिंग उतनी ज़्यादा स्पीड से होगी। अब जैसे ही प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो क्या आता है, एक कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं कांस्टेंट के, और डेल्टा टी मतलब क्या, T2 माइनस T1, तो यहाँ हम लिख देते हैं T2 माइनस T1। अब ये जो के है, के एक कांस्टेंट है, और ये किस पे डिपेंड करता है, ये मटेरियल पर भी डिपेंड करता है। कि कोई मटेरियल ज़्यादा स्पीड से ठंडा होगा, कोई थोड़ा कम स्पीड से ठंडा होगा, कोई थोड़ा कम स्पीड से ठंडा होगा। तो जो रेट ऑफ कूलिंग है वो एक तो मटेरियल पर डिपेंड करेगा और टेम्परेचर डिफरेंस पर डिपेंड करेगा। इसको हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब इसी चैप्टर में हमने पढ़ा था कि डेल्टा क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, एम एस डेल्टा टी, वेयर एम इज मास, एस इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एंड डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस, और डेल्टा क्यू क्या है, चेंज इन हीट। तो जो हीट है वो किसके इक्वल होती है, मास इंटू स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इंटू डेल्टा टी। अब हमने कंसिडर कर लिया कि हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, उसका मास है m, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है s, उसका जो टेम्परेचर डिफरेंस है डेल्टा टी।
अब उसमें टेम्परेचर डिफरेंस छोटा सा ही है, तो छोटा सा टेम्परेचर डिफरेंस रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, dt। तो जो हीट एब्जॉर्ब करेगा वो या हीट लॉस करेगा वो भी थोड़ा सा ही होगा, तो हीट लॉस, डेल्टा क्यू क्या है, हीट लॉस, तो हीट लॉस भी थोड़ा सा ही होगा, तो थोड़े से हीट लॉस को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा क्यू। और ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है ये सिर्फ स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस पर ही एप्लीकेबल है। तो ये जो इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्या बन जाएंगी, डेल्टा क्यू की स्पेस पर हम लिख देंगे डी क्यू, ठीक है, यहाँ डी क्यू आएगा, तो डी क्यू इज इक्वल टू एम एस डी टी, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, ठीक है, डी टी कैपिटल टी, चेंज इन, ये डी टी क्या है, चेंज इन डिफरेंस इन टेम्परेचर। अब इस पूरे इक्वेशन को हम डी टी से डिवाइड कर देते हैं, तो डी क्यू अपॉन डी टी इज इक्वल टू एम एस डी टी अपॉन डी टी, यही है क्या, बुक में देख लेते हैं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर रहे हैं हम, हाँ। तो ठीक है, अब हमने कंसिडर किया कि देखो इसमें इन्होंने क्या, इस डी टी को डी टू टी से रिप्रेजेंट किया है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट था उस ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना था, डी टी था, जो ऑब्जेक्ट था उसका टेम्परेचर कितना था, डी टी, और उस ऑब्जेक्ट के टेम्परेचर में स्मॉल डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट किया, जो ऑब्जेक्ट था उसका टेम्परेचर कितना था, T2, ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर कितना था, T2, और उसके टेम्परेचर में थोड़ा सा डिफरेंस को हमने किससे रिप्रेजेंट किया, DT2, थोड़े से डिफरेंस को किससे रिप्रेजेंट किया, DT2 से। तो DQ इज इक्वल टू रहेगा MS DT2, कि डेल्टा क्यू की जगह DQ लिख दिया और डेल्टा टी की जगह क्या लिख दिया, चेंज इन टेम्परेचर, तो उसको किससे रिप्रेजेंट किया, DT2 से, तो यहाँ DT2 लिख देते हैं। पूरे इक्वेशन में हमने DT से क्या कर दिया, डिवाइड, अब दोनों साइड हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, इसे हम दे देते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, इन दोनों इक्वेशंस के लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल है, तो राइट हैंड साइड भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल पुट कर देते हैं, तो दोनों के राइट हैंड साइड क्या हो गए हमारे पास, ठीक है, इसका राइट हैंड साइड क्या है, ये इसका लिख लें, किसका लिख लें, हाँ इसका लिख लेते हैं। तो क्या है इसका राइट हैंड साइड, माइनस एम एस डी टी टू अपॉन डी टी इज इक्वल टू, इस वाली इक्वेशन का राइट हैंड साइड क्या है, के T2 माइनस T1। अब यहाँ पर ये जो MS, ये माइनस MS जो यहाँ पर DT2 के मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू के उधर जाकर डिवाइड में हो जाएगा, तो हमारे पास नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगी, DT2, ये T2 माइनस T1 यहाँ पर मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के इधर आकर डिवाइड में, तो इधर आके डिवाइड में, तो T2 माइनस T1 इज इक्वल टू, ये जो K है वो एज इट इज़, ये माइनस MS एज इट इज़, ये DT यहाँ पर डिवाइड में था, इक्वल टू के उधर जाकर मल्टीप्लाई में, तो DT यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई में। क्या किया, T2 माइनस T1 यहाँ मल्टीप्लाई में था, इक्वल टू के इधर आकर डिवाइड में, माइनस MS यहाँ मल्टीप्लाई में था, इधर आकर डिवाइड में, DT यहाँ डिवाइड में था, इक्वल टू के उधर जाकर मल्टीप्लाई में। अब दोनों साइड से हम क्या कर देंगे, इंटीग्रेशन, तो ये हमने कर दिया इंटीग्रेशन 1 अपॉन एक्स, कि इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है लिखा, मतलब कितना लिखा है 1, तो 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, x की स्पेस पर यहाँ पर क्या लिखा है, T2 माइनस T1, तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log T2 माइनस T1। ये जो माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन एज इट इज़, माइनस का साइन ऊपर लिखो नीचे लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। K अपॉन MS, तो K जो है वो तो कांस्टेंट था, M क्या है, मास कांस्टेंट होता है, S क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वो भी होती है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट अपन कांस्टेंट क्या आएगा, कांस्टेंट, इसको हमने एक नया कांस्टेंट कंसीडर कर लिया, उसको किससे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल K से। और ये जो dt है, dt का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t, तो यहाँ पे लिख दिया हमने t और प्लस में एक कांस्टेंट लगा दिया c, जब भी इंटीग्रेशन करते हैं तो प्लस में एक कांस्टेंट आ जाता है। अब ये लिखा है log को जब इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो वो बन जाता है e, log को जब इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है e, तो ये जो t है T2 माइनस T1, ये एज इट इज़ log को उधर ले जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा e, और इक्वल टू के उधर जो भी वैल्यू लिखी होती है वो e की
पावर में चली जाती है कि log जैसे हम प्लस वाले को उधर ले जाते हैं तो माइनस हो जाता है, माइनस वाले को इधर ले आते हैं तो प्लस हो जाता है। सिमिलरली log को जब इक्वल टू के उधर ले जाते हैं तो क्या बन जाता है e, और यहाँ पर जो भी लिखा रहेगा वो कहाँ चले जाएगा e की पावर में, तो इसे लिख देंगे हम माइनस के टी प्लस सी। इतना क्लियर है। अब हमने मैथमेटिक्स में एक चीज़ पढ़ी है कि जब बेस सेम हो, जैसे अगर लिखा हो 10 टू द पावर a इंटू 10 टू द पावर b, तो जब बेस सेम हो तो पावर्स का क्या हो जाता है एडिशन, तो इन दोनों का बेस सेम है तो वो क्या हो जाएगा 10 टू द पावर a प्लस b। तो 10 टू द पावर a इंटू 10 टू द पावर b को हम क्या लिख सकते हैं 10 टू द पावर a प्लस b। सिमिलरली अगर कहीं पर लिखा हो 10 टू द पावर, इसको ये लिख सकते हैं तो इसको अगर लेफ्ट वाले को राइट के इक्वल लिख सकते हैं तो राइट वाले को भी लेफ्ट की जगह लिख सकते हैं। तो अगर कहीं पर लिखा हो 10 टू द पावर a प्लस b, तो उसका मतलब क्या है 10 टू द पावर a इंटू 10 टू द पावर b। तो यहाँ पर भी वही प्रोसेस करेंगे कि T2 एज इट इज़, या T1 इधर माइनस में इक्वल टू के उधर जाकर प्लस, तो ये T2 हो गया प्लस, ठीक है। ये जो T2 क्या हो गया प्लस में। अब ये जो E है इसे हम e टू द पावर माइनस के टी प्लस e टू द पावर इंटू e टू द पावर c लिख सकते हैं क्या, कि देखो इसका भी बेस e है, इसका भी बेस e है, दोनों मल्टीप्लिकेशन में है। तो जब बेस सेम हो और दो वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में हो तो उनकी पावर्स का क्या हो जाता है एडिशन। तो e की पावर इंटू e की पावर, तो इन दोनों की पावर क्या हो गई ऐड। तो इसे ये लिखो या इसे ये लिखो, दोनों बात एक ही है, तो ये लिख दिया। अब a टू द पावर c, तो ये क्या था कांस्टेंट, तो इससे हमने एक नया कांस्टेंट कंसीडर कर लिया c डैश। क्या कंसीडर कर लिया c डैश। तो T2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा T1 प्लस e टू द पावर माइनस के टी इंटू सी डैश। सी डैश को हम चाहे तो पहले भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर log T2 माइनस T1 क्या है माइनस के टी प्लस सी। तो ये जो वैल्यू है कैसी है नेगेटिव है, मतलब अगर t इंक्रीज होगा तो log क्या होगा डिक्रीज, क्योंकि ये वैल्यू क्या है नेगेटिव। तो नेगेटिव जब कोई वैल्यू हो तो उसे बढ़ाते हैं कि वैल्यू क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव में जब बढ़ाते हैं तो इक्वल टू की वैल्यू क्या होती है कम। ये नेगेटिव में -5 और अगर -10 की कंपैरिजन करें तो -5 क्या है बड़ा है और -10 क्या है छोटा है। क्यों छोटा है कि अगर ये हमारा 0, तो 0 से आगे जाएंगे तो 1 2 3 आएगा। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैल्यू बढ़ती जाएगी। 0 से जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाएगी कम, कि -1 -2 -3। तो जैसे जैसे पीछे जाएंगे तो वैल्यू क्या होती जाती है कम होती जाती है। तो इसलिए जैसे जैसे यहाँ पर t की वैल्यू बढ़ेगी तो नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी, नेगेटिव वैल्यू बढ़ती जाएगी तो log की वैल्यू कम होती जाएगी। तो इसके लिए हमें ग्राफ भी बना सकते हैं। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा कि ये इधर हमने लिखा log T2 माइनस T1 और इधर हमने लिखा t। तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा कि जैसे जैसे ये देखो ग्राफ धीरे धीरे नीचे भी जा रहा है और आगे भी बढ़ रहा है। आगे बढ़ रहा है मतलब किसकी वैल्यू बढ़ रही है t की वैल्यू बढ़ रही है, और नीचे जा रहा है मतलब log की वैल्यू कम हो रही है। तो अगर हम log वर्सेस t के लिए एक ग्राफ बनाते हैं तो जैसे जैसे t की वैल्यू बढ़ाएंगे log की वैल्यू क्या होती जाएगी कम होती जाएगी। अब जो न्यूटन लॉ ऑफ कूलिंग है अगर उसे हमें प्रूफ करना है तो उसे प्रूफ करने के लिए बुक में एक डायग्राम भी बना हुआ है। और आप चाहे तो पहले तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब वो डायग्राम किस टाइप से बना है, और डायग्राम ये कहता है कि भाई ये हमारे पास क्या है एक विसल था, उस विसल के अंदर हमने जो भी हॉट वाटर है जिसके हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग प्रूफ करना है, हॉट वाटर डाल दिया। उसमें एक हिस्टीरियर क्या करते हैं हम धीरे धीरे उस वाटर को मिक्स करते रहते हैं ताकि ऐसा ना हो कि ऊपर का वाटर ठंडा हो जाए नीचे का गर्म ही रह जाए। तो इसमें इस स्टीरियर से मिक्स करते रहेंगे। इसकी जो वॉल है ये है इसकी वॉल। अब इसके अंदर इसे हम एक दूसरे डबल्ड वॉल बॉक्स के अंदर रखेंगे, ठीक है। इसे हम क्या करेंगे एक डबल वॉल बॉक्स के अंदर रखेंगे। ये जो बॉक्स है हमारा, इस बॉक्स के अंदर हम क्या डाल देंगे वाटर, और वो वाटर जो डालेंगे वो कैसा डालेंगे एट द रूम टेम्परेचर। इसके अंदर भी हम एक थर्मामीटर लगा देंगे। क्या लगा देंगे एक थर्मामीटर। तो ये जो वाटर है ये वाटर किस पे है रूम टेम्परेचर पर है। ये वाटर रूम टेम्परेचर पर है मतलब ये सराउंडिंग का टेम्परेचर जिसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे T1। और ये हॉट वाटर है, ये हॉट वाटर है मतलब इसका जो टेम्परेचर है वो क्या है T2। तो ये हमारा कैलोरी मीटर, इसे क्या कहते हैं कैलोरी मीटर। इस कैलोरी मीटर की हेल्प से हम न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये T2 की वैल्यू है, ये T1 की वैल्यू है। इन सभी वैल्यू को यहाँ पर
पुट कर देंगे, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा टेम्परेचर डिफरेंस का जो रेट है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा, कि ठंडे होने का जो रेट है वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ठीक है, अब कुछ बचा क्या, तो ये टेम्परेचर डिफरेंस हो गया। अब ये इसमें ये जो पहले तो बताया था, किसके लिए बताया था कि इसमें जो कूलिंग है, कूलिंग किसके थ्रू हो रही है, रेडिएशन के थ्रू। लेकिन ये जो कूलिंग है इसको हम कन्वेक्शन, कंडक्शन और रेडिएशन, इन तीनों की कंबाइंड प्रोसेस के रूप में भी देख सकते हैं कि जो जैसे ये वाटर ठंडा होगा तो क्या सिर्फ रेडिएशन के फॉर्म में ठंडा होगा, नहीं, थोड़ा सा कंडक्शन के फॉर्म में भी ठंडा होगा, थोड़ा सा कन्वेक्शन के फॉर्म में भी ठंडा होगा और थोड़ा सा रेडिएशन के फॉर्म में भी ठंडा होगा। तो इसे स्मॉल टेम्परेचर डिफरेंस के लिए हम रेडिएशन, कन्वेक्शन और कंडक्शन तीनों के कॉम्बिनेशन के फॉर्म में भी देख सकते हैं। अगर आप रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन की वीडियो देखना चाहती है तो यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं रेडिएशन, अपना वाला अजीज़ बोहरा। इसी टाइप से दूसरे टॉपिक्स भी आप सर्च करके यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। अगर पसंद ना आई हो तो डिसलाइक कर दीजिएगा। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो तो डाउट कमेंट में आपसे पूछ सकते हैं, कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। बाय।